हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। आज 12th क्लास का नया वीडियो लेक्चर, नया चैप्टर, तो ध्यान से सुनना है। आज जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका इंट्रोडक्शन तो वैसे 10th में ही आ चुका है। फैराडे लॉ, लेंज लॉ, ये सारा कुछ 10th में है, लेकिन अपने को 12th में थोड़ा अच्छे से पढ़ना है ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हों और आप कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में आए या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो उसको कर सकें। ठीक है ना। तो चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी पड़ेगी, फिर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आए। देखिए बेसिकली क्या है, जब हमने इससे पहला वाला चैप्टर पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो वहाँ पर ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट किया था हमने। ऑरेस्टेड ने क्या बताया था, whenever current is passed through the conductor then magnetic field is produced around it। मतलब करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो फैराडे के दिमाग में आइडिया आया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली रिवर्स है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का रिवर्स प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में करंट से मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट जनरेट करेंगे। समझ गए ना। तो दिमाग में क्लियर होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब करंट प्रोड्यूस करेंगे हम बाय द मैग्नेटिक फील्ड या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है ना। तो ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो हमने बेसिक सी बात आपको बता दी कि जो ऑरेस्टेड ने कहा था उसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ पर है। ये फैराडे की उपज थी। बहुत सारे नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, तो हम एक दो एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबका मतलब एक ही है। इस चैप्टर का की पॉइंट है चेंज इन फ्लक्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर पढ़ने से पहले हमें मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ना पड़ेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स कुछ नहीं, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स चूंकि पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में भी नया कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का नया चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं, बोर्ड पूरा नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, इसको शॉर्ट में हम EMI भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझना है तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स, फाई, फ्लक्स को फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जब दोनों फ्लक्स होते हैं ना इलेक्ट्रिक, तो हम फाई ई या फाई एम बना देते हैं। अभी ऐसा कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ें तो ऑब्वियसली है मैग्नेटिक फ्लक्स ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं है। तो जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द, तो वैसे यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में है टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस passing perpendicular to the plane, passing perpendicular to the plane in magnetic field। total number of magnetic field lines passing perpendicular to the plane in magnetic field। अब number of lines of forces तो हम काउंट कर नहीं सकते हैं, तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, it is equal to the स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, बिल्कुल वही है जो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एंड एरिया ऑफ प्लेन A वेक्टर, दैट इज फाई इक्वल टू B डॉट A, B डॉट A। या इसको हम ओपन करेंगे तो बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर
एंड एरिया वेक्टर। तो ऐसा आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सब कुछ पढ़ा था। एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट वहां पर भी बताया गया था कि किसी भी प्लेन का जो एरिया वेक्टर होता है वो प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। जैसे अब मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमें दिख रही है। अब इसमें हमने कोई प्लेन रख दिया, रख दो कोई प्लेन भाई, ठीक है ना। इस प्लेन का जो एरिया वेक्टर जिधर भी होगा, मैं थोड़ा सा एंगल बनाते हुए रखता हूं, इसका तो एरिया वेक्टर सीधा ही आ जाएगा। थोड़ा सा एंगल के साथ बनाता हूं, या प्लेन पहले बना देता हूं। जैसे ये प्लेन है, इसका ये एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो ये थीटा एंगल जो आपके सामने दिख रहा है, ये थीटा इज द एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। मतलब प्लेन पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे, वो हमें एरिया वेक्टर देगा। तो वो एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो यहां पर एंगल लेना है, समझ गए ना। प्लेन कितना एंगल बना रहा वो एंगल नहीं लेना है। प्लेन अगर परपेंडिकुलर, जैसे मान लो प्लेन इस तरह से रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ये है, मान लो ये भी है, प्लेन का एरिया वेक्टर इधर आएगा, इधर आएगा ना, प्लेन का एरिया वेक्टर इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड तो थीटा कितना होगा, 90 होगा। तो ये चीजें हमने आपको वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में समझाई थी। इन पे ज्यादा टाइम खराब करना अच्छी बात नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट बोलिए, 10th में पढ़ी है। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, एमकेएस में। एमकेएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वेबर। अगर किसी को सीजीएस सिस्टम में पता हो यूनिट तो आप बता सकते हैं। सीजीएस सिस्टम में बोलो, नहीं याद है। सीजीएस सिस्टम में फ्लक्स की यूनिट होती है मैक्सवेल। सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सवेल। आप याद कर लो मैक्सवेल। और 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू 1 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 गाउस सेंटीमीटर स्क्वायर। फाई बराबर क्या होता है, बी इंटू ए। बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, ठीक है ना। मैक्सवेल सीजीएस में गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम वेबर की बात करें तो वेबर का मतलब क्या होता है, फ्लक्स। फाई बराबर बी इंटू ए। ये बी है, गाउस हमने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में गाउस है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस में लिखने का मतलब क्या है, जब हम मैक्सवेल लिखते हैं तो इसका मतलब हम क्या लिख रहे हैं, गाउस इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहे हैं। अगर इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो ये गाउस में कितने टेस्ला होते हैं, 10 की पावर -4। गाउस छोटा है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, -4। तो आप इसको टेस्ला मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट, मतलब मेरा कहने का मतलब है अगर मैक्सवेल में दिया गया तो आप वेबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए अब जो मेन चैप्टर है उसी पे आ रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब ऑरिस्टेड ने ये थ्योरी दी कि ईच करंट कैरिंग कंडक्टर कंसिस्ट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। किसी भी कंडक्टर के चारों ओर, करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होता है, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो फैराडे के दिमाग में विचार आया, फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया कि क्या मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम चेंज करें तो करंट प्रोड्यूस की जा सकती है। यस डेफिनेटली। तो हम फैराडे एक्सपेरिमेंट को ही पहले एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। तो जो सबसे इजी एक्सपेरिमेंट है उससे आप समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट। तो फैराडे एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो कंक्लूजन बेसिकली यही होगा कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, क्या बोला मैंने, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ एज वेल एज इंड्यूस करंट प्रोड्यूस्ड। ध्यान रखना,
एक एक शब्द पे ध्यान रखना। चलिए फैराडे एक्सपेरिमेंट पहले समझते हैं। फैराडे एक्सपेरिमेंट, सबसे जो इजी एक्सपेरिमेंट्स है क्वाइल और मैग्नेट के साथ किया था, जो 10 से आप पढ़ते आ रहे हो, उसी के बारे में हम बात करते हैं। ये मैग्नेट है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, इधर कोई साउथ पोल होगा, और ये एक है क्वाइल। ध्यान से समझना, इधर हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। क्वाइल है, सर्कुलर क्वाइल है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। अब ये मैग्नेट है तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, पास होंगी इसके अंदर से। ये कुछ सिचुएशन होगी, अभी हमने कुछ किया नहीं है। ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है और ये क्वाइल है, दिख रहा है ना, मैग्नेट और क्वाइल। अब देखिए मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं और ये क्वाइल से पास हो रही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था, फैराडे ने ये देखा कि जब इस मैग्नेट को हम क्वाइल के पास ले जाते हैं या क्वाइल से दूर ले जाते हैं, क्या बोला मैंने, व्हेन दिस मैग्नेट इज ब्रॉट नियर द क्वाइल और अवे फ्रॉम द क्वाइल, मैग्नेट को क्वाइल के पास ले जाएं या क्वाइल से दूर ले जाएं, मतलब सेपरेशन चेंज करना है, क्वाइल और मैग्नेट के बीच की डिस्टेंस चेंज करनी। क्वाइल के पास ले गए, डिस्टेंस कम होगी, मैग्नेट को क्वाइल से दूर ले गए, डिस्टेंस चेंज होगी। या मैग्नेट को हम स्टेशनरी रखें, क्वाइल को हम दूर ले जाएं या पास ले आएं, तो दोनों ही केसेस में इस क्वाइल में करंट प्रोड्यूस होती थी, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता था। अब बड़े आसानी से समझा जा सकता है इस डिफ्लेक्शन की वजह क्या है। देखिए जैसे ही हम इस मैग्नेट को क्वाइल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, जो क्वाइल से फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, अभी देखो एक लाइन निकल रही है, 2 निकल रही है, 3 निकल रही है, कुछ लाइनें बाहर जा रही हैं, दिख रही है ना। अब कल्पना करो ये क्वाइल बिल्कुल यहाँ पर रख दें हम, जड़ में यहाँ पर, ये देखो क्वाइल को हमने बिल्कुल पास कर दिया। क्वाइल को पास करें या मैग्नेट को क्वाइल के पास में, बात एक ही है ना। तो अब क्या हो रहा है, जो क्वाइल से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही थी वो बढ़ी या घटी, ऑब्वियसली बढ़ गई हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनिए, एक एक्सपेरिमेंट समझ लो, सब में वही काम करना है। ये मैग्नेट और ये क्वाइल, सॉरी ये क्वाइल और ये मैग्नेट है, देख पा रहे हैं ना। अब ये क्वाइल से जो फील्ड लाइंस जा रही थी आगे, कुछ क्वाइल से पास हो रही थी, कुछ क्वाइल के दूर जा रही थी। अब अगर हम इस क्वाइल को और दूर ले जाएं तो हो सकता है इस क्वाइल से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं होगी, या क्वाइल को बिल्कुल पास ले आए तो हो सकता है सारी फील्ड लाइंस इसके अंदर पास में, या क्वाइल को मत मूव कराओ, मैग्नेट को पीछे ले जाओ, कोई फील्ड लाइंस नहीं पास होगी, मैग्नेट को बिल्कुल आगे ले आओ, सारी फील्ड लाइंस पास होंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन, यहीं से समझना, क्वाइल और मैग्नेट के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, या तो क्वाइल को मूव कराएं आगे पीछे, या क्वाइल को नहीं कराएं तो मैग्नेट को आगे पीछे ले जाओ, या दोनों को ले जाओ। मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब है दोनों के बीच में सेपरेशन चेंज होना चाहिए। अब जैसे मान लो ये क्वाइल और ये मैग्नेट है, ध्यान समझना, इस क्वाइल के अंदर से 2 फील्ड लाइंस पास हो रही है, अब हम दोनों मूव करा रहे हैं ऐसे करके, सेपरेशन तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो 2 की 2 ही पास होंगी ना। अब अगर दोनों को मूव करा रहे तो इसकी स्पीड अलग अलग करो ताकि सेपरेशन चेंज होना चाहिए। क्वाइल और मैग्नेट के बीच में जब सेपरेशन चेंज होगा, दूरी कम या ज्यादा होगी, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द क्वाइल या तो कम होगी या ज्यादा होंगी। भाई ये बात बहुत मोटे तौर से समझी जा सकती है कि जब रिलेटिव मोशन होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फील्ड लाइंस कम ज्यादा, फील्ड लाइंस को हम क्या कहते हैं, ये जो क्वाइल से फील्ड लाइंस पास हो उनको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आप मैग्नेट को पास ले गए तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा पास होगा, दूर ले गए मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा, तो फ्लक्स में चेंज होगा ना। तो जैसे ही मैग्नेट को हम मूव करा रहे हैं तो इस क्वाइल में करंट डेवलप होती है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है, तो इस डिफ्लेक्शन की सिर्फ एक ही वजह है, जैसे मैंने बताया, फ्लक्स में चेंज। और आप प्रैक्टिकली देख पा रहे, मैंने कई बार करके बताया कि मैग्नेट है और क्वाइल दोनों का स्टेशनरी है, तो क्वाइल से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उतनी तो पास होंगी ना, चेंज थोड़ी आएगा। अब मैग्नेट को आगे ले जाओ ज्यादा पास होगी, पीछे ले जाओ कम, तो फ्लक्स में चेंज हुआ ना। तो जो करंट की वजह है
वो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज है या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज है। तो एग्जैक्टली जो फैराडे ने सोचा था वो सही था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब चेंज होगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगी। अगर कॉइल क्लोज लूप है, अगर हम कॉइल को ओपन कर दें तो करंट नहीं होगी, ईएमएफ तो जनरेट होगा ही होगा। समझ गए ना? अब मैग्नेट को किधर ले जा रहे हैं, आगे या पीछे, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, ये आगे की बात है। फिलहाल जो कंक्लूजन है वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट जो सामने निकल के आया वो ध्यान से सुनिए, whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between coil and magnet, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो whenever there is relative motion between coil and magnet, then there will be change in magnetic flux passing through the coil. ये बात सबके समझ में आनी चाहिए कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। मैंने बहुत बार करके बता दिया। दूसरी बात, ये कंक्लूजन है फैराडे एक्सपेरिमेंट में, तो फ्लक्स में चेंज होगा तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स induced EMF is produced in the coil. Induced EMF is produced in the coil, and if coil is in the form of closed circuit, then induced current begins to flow through the coil. तीसरी चीज जो मैं बता रहा था कि कॉइल को जितना फास्ट आगे पीछे करेंगे, कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन जितना फास्ट होगा, डिफ्लेक्शन उतना ही ज्यादा होगा। डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर depends on rate of change of flux. और एक बात, सारी चीजें लिख नहीं रहा हूं, कि अगर कॉइल और मैग्नेट के बीच में, जैसे मैंने बताया, रिलेटिव मोशन हो रहा, मैग्नेट को मूव करा रहे, गैल्वेनोमीटर रिफ्लेक्शन आ रहा, अगर हमने कांस्टेंट कर दिया, रोक लिया, मैग्नेट या कॉइल दोनों में से दोनों को ही रोक लिया है, या जिसको मूव करा रहे उसको रोक लिया। जैसे मेरा मतलब है ये डिफ्लेक्शन है वो इंस्टेंट होता है, जैसे हमने मूव कराया, डिफ्लेक्शन आया, और रुक गई मैग्नेट तो डिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा तुरंत। मोशन होगा मतलब फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो डिफ्लेक्शन आता रहेगा, आगे पीछे फ्लक्स बढ़ रहा है घट रहा है, डिफ्लेक्शन प्लस माइनस, अपोजिट डिफ्लेक्शन आएगा। भाई फ्लक्स में इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्लेक्शन मान लो लेफ्ट साइड आया, जब हमने पीछे खींचा फ्लक्स में डिक्रीजमेंट आएगा, तो करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। और जैसे ही हमने मोशन बंद कर दिया, करंट विल स्टॉप। ऐसा नहीं करंट कंटिन्यूअस फ्लो होती रहेगी, जब भी रिलेटिव मोशन होगा तभी करंट फ्लो होगी। तो ये एक बेसिक सा एक्सपेरिमेंट था। अब हम बात कर रहे हैं, जो हमने ये लिखा है कंक्लूजन, यही बेसिकली फैराडे लॉ है।
तो अब अलग से हेडिंग हम डाल देते हैं फैराडे लॉ, उसमें नया कुछ नहीं लिखना है। एक्सपेरिमेंट के बाद फैराडे लॉ की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि जब हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल को इधर उधर ले जाते हैं तो करंट की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वो फिर हम लेंज लॉ बताएंगे उसमें, ठीक है ना। अभी हम बात कर रहे हैं फैराडे लॉ की। तो ये जो भी लिखा है मेरे ख्याल समझ में आया होगा कि जब भी रिलेटिव मोशन होता है कॉइल और मैग्नेट के बीच में तो फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होता है और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। अगर कॉइल क्लोज सर्किट है, वो इंड्यूस करंट किस बात पे डिपेंड करती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब कॉइल और मैग्नेट के बीच मोशन जितना फास्ट होगा, मतलब रेट उतनी ज़्यादा होगी, तो करंट की इंटेंसिटी या इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको साफ कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मजा आएगा एकदम। कोई भी वीडियो लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर सारे आ रहे हैं हर चैप्टर के, मिस नहीं करोगे तो एकदम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं हम फैराडे लॉ की। जो अभी कंक्लूजन लिखा था फैराडे एक्सपेरिमेंट से जो निष्कर्ष निकला वही तो फैराडे लॉ है। फैराडेज लॉ कुछ नहीं, जो अभी लिखा था वही है बेसिकली। सबसे पहली बात हमने क्या लिखी थी, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल। व्हेनेवर देयर इज, अच्छा एक चीज यहां पर और बता दें, बहुत छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में जो मैं कह रहा हूं, मैंने कहा ना जरूरी नहीं हर चीज यहां लिख दूं। आप सुनिए मुझे, अगर कोई कॉइल है और मैग्नेट है, तो मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब रिलेटिव मोशन होगा, चाहे हम मैग्नेट को मूव कराएं या कॉइल को मूव कराएं, सिमिलर रिजल्ट्स हैज बीन ऑब्टेन्ड। लेकिन अब कॉइल है तो कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। लेकिन मेरे पास या फैराडे ने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, ये कह सकते हैं जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो या तो इनवर्ड है या आउटवर्ड है, उसमें हम किसी कंडक्टिंग रॉड को ऐसे मूव करा रहे हैं तो रॉड से तो फ्लक्स पास होना ही नहीं, रॉड क्या करेगी, उस फ्लक्स को काटेगी। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें सही हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट सारे नहीं बताए जा सकते हैं। पास होने वाला फ्लक्स हो या फ्लक्स में कटिंग हो रही है, कंडक्टर को मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से इनवर्ड और कंडक्टर हमने ऐसे चलाया तो वो फ्लक्स कटेगा। तो कटिंग ऑफ फ्लक्स का मतलब भी चेंज इन फ्लक्स ही है। तो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स और कटिंग ऑफ फ्लक्स ड्यू टू द मोशन ऑफ कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग वायर, देन आल्सो इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड। ध्यान रखने वाली बात है, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है कोई, अब इस रॉड को अगर हम मूव कराएंगे, इस रॉड को मूव कराएंगे तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इनवर्ड वाला, इसको काटेगी ना रॉड, तो इस केस में भी इस लूप में क्या होगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगी। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हम अभी सारे रूल बताएंगे आपको, ठीक है ना, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉक। तो मेरा मतलब है चेंज इन फ्लक्स पासिंग थ्रू द कॉइल और कटिंग ऑफ फ्लक्स, दोनों ही केसेस में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। तो मैंने कहीं लिखा नहीं कटिंग ऑफ फ्लक्स, लेकिन मैंने बोल दिया है। तो whenever there is change in flux associated with the coil, then induced EMF developed in the coil. समझ गए ना। Whenever there is change, अब चेंज इन फ्लक्स होने के लिए क्या चीज जरूरी है, रिलेटिव मोशन। कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तभी चेंज इन फ्लक्स होगा। मैंने कहा एक कॉइल है एक मैग्नेट है, हम ले जा रहे हैं दोनों के एक ही स्पीड से, तो सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा, फ्लक्स में चेंज नहीं होगा। एनीवे दूसरा जो लॉ है, ये मेन लॉ है कि जो चेंज इन फ्लक्स होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। वो इंड्यूस ईएमएफ होगा किसके बराबर, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to the negative rate of change of flux, rate of change of
फ्लक्स, दैट इज E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, या समटाइम्स वी कैन राइट माइनस डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड की, तो डी फाई बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से। और ये इंड्यूस ईएमएफ इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है। यही बेसिकली लेंज लॉ है, जो अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, इसमें लेंज लॉ, ये लेंज लॉ है यही। दिस नेगेटिव साइन indicates that this induced EMF opposes the rate of change of flux, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करता है। और मैंने क्या कहा? यही बेसिकली लेंज लॉ है। लेंज लॉ क्या कहता है? इन ऑल द केसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच ए वे दैट इट अपोजेस द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन। तो चलिए बात करते हैं अब हम लेंज लॉ की। मैंने भी बताया था E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो मैंने बताया ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ है इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का अपोज करेगा। समझ गए ना? तो लेंज लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अभी हम बताएंगे, लेंज लॉ सीख लो, उसके बाद हम डायरेक्शन की बात करेंगे कि डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, in all the cases of electromagnetic induction, कोई भी सिचुएशन हो, the direction of induced EMF or induced current is always in such a way that it opposes the cause of its production। मतलब इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट जिस कारण की वजह से प्रोड्यूस होता है उसी कारण का अपोज करता है। तो ये है बेसिकली लेंज लॉ। अब देखो हम इसको एग्जांपल से आपको बता रहे हैं। ये लेंज लॉ नोट कर लो, फिर हम लेंज लॉ के बहुत सारे एग्जांपल आपके सामने बता रहा हूं, ठीक है ना? तो चलिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया था फैराडे एक्सपेरिमेंट में कि जब हम कॉइल को और मैग्नेट को लेकर के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जैसे ध्यान दीजिए, ये मान लो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को हम कॉइल के पास ले जा रहे हैं। नॉर्थ पोल को हम क्या करने जा रहे हैं? कॉइल के पास, और ये है हमारी कॉइल। ऑब्वियसली ये गैल्वेनोमीटर लगा है। अब जैसे ही नॉर्थ पोल को कॉइल के पास ले जाएंगे, हमें पता है इस तरह से फ्लक्स में चेंज होगा। फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगी। अब देखो, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने जा रहा हूं। हम नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं कॉइल के, तो इंड्यूस करंट क्या करेगी? नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करेगी। अपोज का मतलब क्या है? जो आप कर रहे हो उसका अपोज।
अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएंगे तो इंड्यूस करंट उसको दूर नहीं जाने देगी, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही उसी का अपोज। हम नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं तो वो पास नहीं आने देगी। अब देखिए ये नॉर्थ पोल पास ले जा रहे हैं तभी तो इंड्यूस करंट इसमें जनरेट होगी ना। अब वो इंड्यूस करंट क्या करेगी, नॉर्थ पोल के पास आने का अपोज करेगी, मतलब नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देगी, जबकि करंट उसी की वजह से डेवलप हो रही है और उसी करंट का अपोज कर रही है। तो ये इंड्यूस करंट क्या करेगी, नॉर्थ पोल को दूर फेंकेगी, मतलब अपोज करेगी ना। आप पास ले जा रहे हो तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, पास नहीं आने देगी। तो नॉर्थ पोल पास कब नहीं आने देगी, जब यहां पर जो है ना नॉर्थ पोल जनरेट हो जाए। मैंने क्या बताया था, आप नहीं अगर याद है तो आप पढ़ लो दो चीजें, कि जब इस तरह से करंट कॉइल होती है, इस तरह से ये क्लॉक वाइज है, ये साउथ पोल जनरेट होता है। ये साउथ पोल है ना, देखो ना ये करंट ऊपर जा रही। अब एंटी क्लॉक वाइज करंट के केस में देखो ये नॉर्थ पोल बनता है, ये देखो नीचे, तो ये टांग नीचे ऊपर। तो मेरा मतलब अगर आप नॉर्थ पोल को पास ले जा रहे हैं तो इंड्यूस करंट नॉर्थ पोल को पास नहीं आने देगी। तो इसका मतलब इसमें इंड्यूस करंट इस तरह से जनरेट होगी, यहाँ नॉर्थ ही बन जाए। यहाँ जब कॉइल के अंदर नॉर्थ होगा तभी तो ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा ना। आप पास ला रहे हो और इंड्यूस करंट दूर फेंकेगी, तो एन बना दो यहाँ पर। तो एन बनाने का मतलब क्या, इधर करंट ऐसे आएगी और इधर करंट ऊपर जाएगी, एन बन गया ना। तो ये करंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, सी राइट, कुछ भी लिख दो, ये डिफ्लेक्शन आ गया। अब अगर हम ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए सबको। अब अगर हम नॉर्थ पोल को दूर ले जाएं, इस नॉर्थ पोल को हम दूर ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं ना, तो यहां पर जो इंड्यूस करंट जनरेट होगी, करंट तो जनरेट होगी ना, फ्लक्स में कमी आएगी। दूर ले जा रहे, थोड़ा दूर बना दो आप, भली ज्यादा कर दो। नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं आप, इस तरह से। अब इसके अंदर क्या होगा, नॉर्थ पोल को अगर आप दूर ले जा रहे हैं तो इंड्यूस करंट इसको दूर नहीं जाने देगी, मतलब यहां पर एस क्रिएट होगा, मतलब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज। और गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन अगर पहले राइट आया तो क्या आएगा, उल्टा आएगा, लेफ्ट आएगा। तो समझ पा रहे होंगे, तो किसी भी पोल के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अब केवल यहीं तक कन्फाइंड नहीं रहना है, हम दूसरी चीज और बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। लेंज लॉ बहुत बड़ी चीज है। अभी मैंने क्या बताया था, हम सारे लेंज लॉ के बता रहे हैं। इधर ध्यान दो, अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था ऐसे करके, ये एक कंडक्टर है ए बी, इसको मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से ऐसे ले जा रहे हैं। अब देखो ऐसे ले जाने का मतलब क्या है, ये एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, ये वायर आगे खिसकेगा तो ये एरिया बढ़ेगा। ये एरिया बढ़ने का मतलब है ये जो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है ये बढ़ेगा। इस कंडक्टर को आगे ले जाने का मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब इंड्यूस करंट क्या करेगी, इसको थोड़ा एक और इजी देता हूं पहले, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा एक इजी एग्जांपल लेके बताता हूं। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। ध्यान से देखिए, एक कंडक्टर, एक लूप है ना, इसके अंदर आ रहा है, एक लूप इसके बाहर जा रहा है और एक लूप इसके अंदर ही मूव हो रहा है। तो ध्यान समझना, ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है, ये लूप इस मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। तो हाँ घटेगा, कौन सा वाला घटेगा, क्रॉस वाला, क्यों क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना ये। अब इस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से लूप को बाहर ले जाएंगे
तो लूप से एसोसिएटेड जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा। तो अब इंड्यूस करंट क्या करेगी, उस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के कम होने की वजह से ही तो डेवलप हो रही ना। ध्यान से सुनिए, इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकालें। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ध्यान रखो, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड से। इसका मतलब जैसे ही बाहर निकालेंगे तो लूप से एसोसिएटेड जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है उसमें कमी आएगी, फ्लक्स में कमी आई तो इंड्यूस करंट डेवलप होगी। अब वो इंड्यूस करंट क्या करेगी, उसी कारण का अपोज करेगी जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुई है। तो प्रोड्यूस होने का कारण क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का घटना, लूप से एसोसिएटेड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का घटना। तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, उसको घटने नहीं देगी। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड घटने की वजह से प्रोड्यूस हो रही है तो वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को घटने नहीं देगी। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह की होगी कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हो। अब हमने बताया था इस तरह से, ध्यान लो, नहीं याद है तो वापस याद कर लो। क्या बताया था, अगर थंब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है तो फोल्डिंग फिंगर क्या करेंगी, करंट। वाइस वर्सा रूल बताया था, इससे पिछले वाला चैप्टर अगर आप नहीं पढ़ा है तो आप वापस पढ़ लेना। फिर बता रहा हूं, जो थंब रूल था उसमें दो चीजें थी, अगर थंब करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है तो फोल्डिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और फोल्डिंग फिंगर अगर करंट तो थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान दो, इस लूप को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, तो करंट क्या करेगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट हो ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ब्लैक बोर्ड के अंदर है। ये देखो, अंगूठा अंदर कर दो तो उंगलियों की डायरेक्शन आपको दिख रही ना, इस तरह से। अरे उंगलियां ऐसे ही तो घूमेगी यूं, तो ये होगी आपकी करंट क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एनवायरमेंट बाहर जा रहा है। अभी ना देखो, इस लूप को बाहर से हम अंदर खींच रहे हैं। बाहर से अंदर खींचने का मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं था क्रॉस, अब जैसे ही इसके अंदर घुसेगा तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा जिसकी वजह से करंट जनरेट होगी, फ्लक्स में चेंज हुआ ना। इस लूप को बाहर से हम अंदर ला रहे हैं। अंदर लाने का मतलब लूप से एसोसिएटेड जो फ्लक्स है क्रॉस वाला वो बढ़ेगा, पहले कम था बाहर था, अब अंदर आएगा तो बढ़ेगा। तो इंड्यूस करंट जनरेट होगी क्यों, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, उस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी, मतलब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगी। कब घटेगा क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, जब डॉट जनरेट हो जाए। तो अब क्या करना पड़ेगा, ऐसे करके, अरे अंगूठा ऊपर लो, इसको जैसे ही लूप को अंदर लाओगे तो लूप से एसोसिएटेड क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इंड्यूस करंट उस क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने नहीं देना चाहिए, मतलब क्रॉस आप बढ़ा रहे हो तो वो करंट ऐसी कर देगी डॉट जनरेट हो, तो डॉट क्रॉस को क्या करेगा, कम करेगा ना। तो डॉट का मतलब अंगूठा बाहर कर दिया, करंट देखो इस तरह से हो गई, ये एंटी क्लॉकवाइज। ये लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही मूव हो रहा है। तो लूप जब यहाँ था तब जितना फ्लक्स इसके अंदर होगा, आगे जाएगा तब भी उतना ही। मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को मूव करा रहे हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ से यहाँ जाएगी तो जहाँ इतना मैग्नेटिक फील्ड जहाँ वो था वही यहाँ है, वही आगे है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन फ्लक्स, नो चेंज इन फ्लक्स मतलब नो इंड्यूस करंट। मेरे ख्याल से अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, चाहे वो मैग्नेट वाला केस हो या लूप को मैग्नेटिक फील्ड से अंदर बाहर ले जा रहे हैं, बात एक ही है। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल ध्यान से सुनिए। ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, ये लूप है। अब हम कह रहे हैं लूप अचानक श्रिंक हो जाए, ऐसे करके श्रिंक हो जाए, तो मैग्नेटिक इंड्यूस करंट होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। लूप के श्रिंक होने का मतलब क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का घटना, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो इंड्यूस करंट क्या करेगी, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगी मतलब अंगूठा अंदर डाल दो क्लॉकवाइज, समझ गए ना। तो ये चीजें आपको अब निकालनी आ जानी चाहिए। था लेंज लॉ से हाउ टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब थोड़ी बात आगे करते हैं, कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस। देखिए बेसिकली फैराडे लॉ और लेंज लॉ एक ही है। लेंज लॉ सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, न्यूमेरिकली दोनों एक ही बात है।
और क्या, लेंज लॉ सिर्फ डायरेक्शन इंडिकेट करता है। ऐसा मत करना फार्मूला लेंज लॉ का अलग है, फैराडे लॉ का अलग है, नहीं नहीं, एक ही बात है, फार्मूले सब एक हैं। तो मैं एक दो क्वेश्चन की बात करता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। ओहो, 5 इक्वल टू, सबसे सिंपल क्वेश्चन, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5 वेबर। फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल एट एनी इंस्टेंट इज गिवन दिस। 5 का मान दिया गया t के टर्म में। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो बड़ा सिंपल सा, E बराबर माइनस d5/dt, सबको डिफरेंशियल करना आता है, 4t प्लस 3 माइनस 4t बराबर 2 रख दो, 8 प्लस 3 माइनस का 11 वोल्ट। तो इंड्यूस ईएमएफ 11 वोल्ट होगा, माइनस साइन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे ले सकते हैं, खूब सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। 5 बराबर cos 100 पाई t, 5 इक्वल टू cos 100 पाई t। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इज इक्वल टू 0.05 सेकेंड। तो देखिए t इज इक्वल टू माइनस, अच्छा एक चीज और हम और बता दें, जो हमने फैराडे लॉ पढ़ा था, E इज इक्वल टू माइनस d5/dt। अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न, जैसे मान लो एक कॉइल हमने बनाई थी, अगर इस तरह से दूसरी तीसरी कॉइल होती तो फ्लक्स सब में से जाता ना, तो इंड्यूस ईएमएफ उतने ही टाइम्स हो जाता। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए तो n से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। E इज इक्वल टू माइनस n d5/dt। भाई एक लूप से फ्लक्स पास हो रहा था, अगर दूसरा लूप और वहां रखा होता तो उससे ही पास होता। तो नंबर ऑफ लूप्स जितने ज्यादा होंगे तो इंड्यूस ईएमएफ उतना ही ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लूप्स या नंबर ऑफ टर्न्स दिए जाएं तो आप यहां से n से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो इसका डिफरेंशियल कर दो, cos 100 पाई t का डिफरेंशियल माइनस, देखो पहले तो आप cos 100 पाई t का हो गया माइनस साइन 100 पाई t। अरे cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग। अब समथिंग क्या है, 100 पाई t, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 100 पाई और आएगा। देखिए cos समथिंग का माइनस साइन समथिंग, और माइनस पहले से ही लगा था, तो ये क्या हो गया, प्लस हटा दिया, और 100 पाई t का करेंगे तो 100 पाई और आएगा। ये चीज है। अब हमने कब पूछा, हमने पूछा t बराबर 0.05 सेकेंड पे। t की वैल्यू कितनी है, 0.05 सेकेंड या 0.005 कर लेते हैं। चलिए, तो 100 पाई साइन 100 पाई t की जगह 0.05 कर लो, आंसर अच्छा आएगा। ये लो, फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 0.005 सेकेंड। ये लो, अब दशमलव हटाओगे यहाँ पर तो नीचे जीरो कितने आएंगे, 3 आएंगे। 1 2 1 2 तो कट गए, 5 2 जा 10, तो आ जाएगा 100 पाई साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो इंड्यूस ईएमएफ कितना आएगा 100 पाई, मतलब 314 वोल्ट। तो बहुत आसान है, फार्मूला ही बहुत आसान है इंड्यूस ईएमएफ का। मैंने अभी क्या बताया था कि फार्मूले में कुछ चीजें बताई नहीं जाती हैं, जैसे फिक्स है। 1 मिनट, मैंने क्या बताया था कि इंड्यूस ईएमएफ E बराबर माइनस d5/dt होता है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिए गए फॉर n टर्न्स, E इज इक्वल टू माइनस n d5/dt।
ये हो जाएगा। इंड्यूस करंट निकालनी आई बराबर तो ई अपॉन आर होता है फार्मूला, तो जाएगा -N/R। ये बहुत ही कॉमन चीजें हैं। बच्चा कहता सर ये तो बताया नहीं आपने। आप जब वोल्टेज निकाल लिया तो करंट में क्या ई अपॉन आर ही तो करना है, रेजिस्टेंस डिवाइड कर दो, करंट बन जाती है। जो मेन चेंजेस होते हैं वो आपको ध्यान रखने, जैसे देखो चेंजेस की बात कर रहा हूं। कई बार क्या होता है आपको फ्लक्स नहीं दिया जाता है, फ्लक्स नहीं दिया जाता, फाई जगह बी रख लो, E बराबर -N/dy/dt। फ्लक्स नहीं दिया गया तो बी हो गया। अब कई बार बी कांस्टेंट होता है, कई बार ए कांस्टेंट होता है। भाई लूप का एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड आप चेंज कर रहे हो, या मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो एरिया आप चेंज कर रहे हो। भाई फ्लक्स में चेंज होना है, व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स। तो फ्लक्स में चेंज होने के बहुत सारे तरीके हैं। लूप का एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड पहले कम करो फिर ज्यादा करो। मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है तो एरिया को कम ज्यादा करो। जैसे मान लो लूप है इतना, इसमें से लाइनें गुजर रही थी 20, हमने लूप का एरिया कम कर दिया तो फ्लक्स में चेंज अपने आप हो गया ना। तो ये रटना मत, बच्चे रट लेते बस कॉइल मैग्नेट को मूव करा रहे हैं, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। यार आपका दिमाग चलना चाहिए, फ्लक्स में चेंज आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। आप लूप का एरिया चेंज कर लो, लूप का एरिया नहीं चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर लो। ये तो एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था कॉइल और मैग्नेट वाला। अपने दिमाग में क्या रखना, इस चैप्टर का मेन पॉइंट ही है कि चेंज इन फ्लक्स। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना खोपड़ी में चेंज इन फ्लक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड इन द कॉइल। तो फ्लक्स में चेंज को पकड़ना है। और फ्लक्स में चेंज का मतलब होता है कोई कॉइल है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स देखेंगे हम कि कॉइल से ज्यादा पास हो रहा है या कम पास हो रहा है। लेकिन अगर कोई कंडक्टिंग रॉड है तो वो फ्लक्स काटेगी। कटिंग ऑफ फ्लक्स को भी आपको ध्यान में रखना। वैसे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा ये सारी चीजें आती जाएंगी, बस आपको ध्यान से सुनना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नहीं दिया फाई की जगह तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ए। तो इफ बी इज कांस्टेंट, हम क्या करें अगर बी कांस्टेंट तो ई बराबर क्या हो जाएगा -N, बी को बाहर ले लो तो dA/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया होगा, एरिया चेंज हो रहा होगा। इफ ए कांस्टेंट, अगर एरिया कांस्टेंट है तो E बराबर -NA dB/dt बनेगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड में आप चेंज कर रहे होगे रेट। तो ये अब ये फार्मूले नहीं बार बार, अब ये तो फार्मूले कॉमन सेंस की बात है। फार्मूला तो मेन क्या है, E बराबर -N/d∅/d। तो फाई आपको पकड़ना है कि फ्लक्स चेंज होने का तरीका क्या है, एरिया चेंज हो रहा है या मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो हमने दोनों ऑप्शन लिख दिए। फाई की जगह आप बी लिख सकते हो, बी कांस्टेंट है तो बी बाहर आएगा dA/dt। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको dA/dt दिया जाए, समझ गए ना। हो सकता है न्यूमेरिकल में dB/dt दिया जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इतना है, कॉइल का एरिया इतना है तो इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो इसलिए सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, सारी चीजें आप नोट कर लो। और फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि फ्लक्स जब भी निकालना है तो आपको एरिया वेक्टर के साथ निकालना है। एरिया वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है। आई होप कि वो चीज तुम्हें आती होगी। इसे क्वेश्चन लिखता हूं। मैग्नेटिक फील्ड जो दिया गया है हमें, वो मान लो दिया गया है, कुछ भी लिख लेते हैं। dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एंड अ प्लेन ऑफ एरिया ए, प्लेन का एरिया ए एग्जिस्ट इन xy प्लेन। फाइंड फ्लक्स थ्रू द प्लेन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप करके देखिए। मैग्नेटिक फील्ड ये एग्जिस्ट कर रहा है, एक प्लेन जिसका वेक्टर सॉरी जिसका एरिया ए है, कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ये प्लेन, एक्स वाई प्लेन में। पकड़ो इसको। अगर आपका प्लेन एक्स वाई में एग्जिस्ट कर रहा है तो एक्स वाई के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होगा ना। तो एरिया वेक्टर किधर होगा, जेड डायरेक्शन में। मतलब आपका जो ए दिया गया तो एरिया का जो वेक्टर आएगा वो किधर आएगा, जेड डायरेक्शन में आएगा। मतलब ए बोलो, जेड का मतलब के कैप। जेड का मतलब क्या हुआ,
के कैप डायरेक्शन, मतलब एरिया जो है ना वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा प्लेन, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जेड डायरेक्शन में। तो एरिया के साथ जो लिखेंगे वो ए के आएगा। तो अब आप कर लो, फ्लक्स बराबर फार्मूला क्या होता है, बी डॉट ए। तो जब इसका के साथ करेंगे तो मेरे ख्याल से आंसर क्या आएगा, आई डॉट, ये के का कैसे कर लो तो आंसर आ जाएगा वी जेड इंटू ए, ये आंसर आएगा वी जेड इंटू ए, क्योंकि के साथ के का डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा और बी जेड का ए के साथ बी जेड इंटू ए आएगा, तो ये आपका आंसर आएगा। तो मतलब कहने का ये है, फ्लक्स का जनरल फार्मूला फाई बराबर बी डॉट ए होता है, बस एरिया वेक्टर के साथ लेना है और एरिया वेक्टर होता है नॉर्मल टू द सरफेस। तो आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो 12th का चैप्टर है वो स्टार्ट हुआ है, और आज ये पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट सीखा, और उसके बाद हमने फैराडे लॉ, लेंज लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, और एक दो न्यूमेरिकल अच्छे किए। तो चलिए स्टार्ट हो गया है, तो सीक्वेंस में वीडियो लेक्चर आते रहेंगे और आप देखते रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।